So now once again, welcome to Edu Study X। मैं आपके मैथ का मेंटोर मोहम्मद आसिफ आज लेके आया हूँ आपके लिए एनटीपीसी के अच्छे क्वेश्चंस। ये आपके एक सीरीज होगी हमारी, ठीक है। इस सीरीज में हम एनटीपीसी में अब तक आज तारीख है 8, ठीक है ना। इतने दिन में जितने भी अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सीरीज का ये पहला पार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि हमारे पास सफिशिएंट जगह हो और हम अपना काम कर पाएं इजीली और आपको समझ में आए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। देखिए, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला मैं एक्स मान के चलता हूं, दूसरा मैं आपको दूसरी तरह से बताऊंगा। तो पहले आते हैं एक्स वाले पर। कैसे करेंगे, देखिए ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:3। देखिए 5x और ये 3x। आगे बढ़िए, लिखा है 5 साल बाद, तो इसमें अगर 5 ऐड कर दें, इसमें भी 5 ऐड कर दें, तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप x निकालिए। 7×35, 35x, 7×35, ठीक है 10, और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 30 और 10×5 50। इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 5x, और इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3। उसने कहा है तो वर्तमान आयु का अंतर बताना है। वर्तमान आयु कौन सी होगी, ये तो उनकी 5 साल बाद की है, वर्तमान वाली ये है, ठीक है। इनकी आयु का अंतर कितना अंतर है, 2x का अंतर है। यानी अगर 1x बराबर 3 है तो 2x बराबर कितना, 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर हमें यहां से देखना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अंतर 3x, 5x और 3x का अंतर 2x, और 2x की वैल्यू 6। ये तो हो गया, मैंने इसको x मान के किया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका, ठीक है। वो तरीका ज़्यादा अच्छा है, अगर आप उसे सीख लें तो आप अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे तरीके पर। दूसरा मेथड क्या है, वो है रेशियो मेथड, ठीक है। उसमें क्या करना है, जैसे 5 और 3 दिया हुआ है, ये 5 और ये 3, ये ए है ये बी है। 5 साल बाद का नीचे लिखिए, ये 10 है और ये 7 है। देखिए इसके इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। इनके बीच अंतर कितने का, 3 का। तो आप करिए उल्टा, इस चीज का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे में, और इस चीज का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, इन दोनों में, ताकि इक्वेट करा दिया हम इसको, ताकि इक्वल हो जाएंगे। तो 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, 7 और ये 10 दूना 20, और एक आपका ये 7 दूना 14। तो देखिए यहाँ कितने का अंतर आया, 5 का है और यहाँ भी 5 का है। तो हमने इसको इक्वेट करा दिया। इस बार कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ये आपका है 5 साल बाद वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला तो वर्तमान है आपका, और वर्तमान में अंतर पूछा गया था। तो इनमें अंतर कितने का, 15 में, इधर लिख देख लीजिए, 15 और 9 में अंतर कितने का है, आप सीधे बता देंगे 6 का अंतर है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें हमने 2 तरीके डिस्कस किए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, बताइए आप। हर कोई बता देगा, कितना, 1000, यहां तक ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है क्या है कि 2, 3, 5, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3, 5, एलसीएम कितना होगा, कितना होगा एलसीएम बताएंगे आप हमें। एलसीएम होगा 30। हम चाहते हैं हम इसके एकदम नियरेस्ट पहुंचे पहले तो, क्यों, अब आपको समझ आएगा। अगर आप इसके नियरेस्ट जाना चाहेंगे इस 30 को लेकर के, तो 990 तक जाएंगे। 990 तक तो आप चले गए, उसके बाद आप अभी भी आप 1000 तो नहीं पहुंचे ना। तो हमें ये संख्या कितने अंक की है, ये है 3 अंक की, हमको तो बात करनी है 4 अंक की। तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, 1020, ये नेक्स्ट होगा, ये 4 अंक की भी हो गई। अब अगर इसमें एक बढ़ा दिया जाए, यानी कि 1021 कर दिया जाए, तो क्या जो हमारा क्वेश्चन बोला गया उस हिसाब से फिट नहीं हो जाएगा, फिट हो जाएगा। चेक करके देखिए, 2 से करेंगे तो भी आपका एक रिमाइंडर है ना, 3 से करेंगे तो भी आपका एक रिमाइंडर, और 5 से करेंगे तो भी आपका एक रिमाइंडर। तो इस तरह से जो ये हमारी वो वैल्यू होगी, सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसमें 2, 3 और 5 से भाग देने पर एक शेषफल आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया गया है,
एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक क्रमशः 1,2, 1,3, 3,4, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। आप क्या करिए, सबसे पहले एक इसको ड्रॉ करिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, आप निर्देशांक डालिए। मैं मान ले रहा हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। नंबर देता हूँ 1, 2, 3, 4, ऐसे इधर भी चलते हैं 1, 2, 3, 4, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब पॉइंट जो है ना उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए 1,2, 1 इस पे जाएंगे 2 इस पे जाएंगे, तो यहाँ कहीं होगा पॉइंट, ये होगा 1,2। अगला देखिए 1,3, 1 यही लेकिन 3 ऊपर जाना है, तो इस बार यहाँ कहीं पॉइंट होगा 1,3। उसके बाद 3,4, 3,4 ये यहाँ कहीं आएगा आपका 3,4, 3,4। अब इसको मिला के देखिए पॉइंट तो मैं ड्रॉ करती है ना, अब हम कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब इन साइड्स की अगर हम वैल्यू निकाल लें, इसकी और इसकी, तो हम बता पाएंगे कौन सा त्रिभुज है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? तो अब आपको बताना है, जब दो इस तरह से आपको दिए होंगे पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पहले हम अप्लाई करेंगे इन दोनों को लेकर के, ठीक है ना। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी आएगी? देखिए पहले 3 ले लीजिए, फिर 1 घटाइए तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर आपका 4 में से 3 बनी 1, ठीक है। 4 में से 3 गया तो आपका ये 4 में से जब आपका 3 वाला जाएगा कितना आएगा आपका? 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ से आपकी? 4, 1, 5, तो √5 वैल्यू आई, ये वैल्यू आपकी आ गई ये वाली √5। अब इन दोनों पॉइंट पे लगाइए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर के लगाइए। तो इस बार 1 से, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, 1 से 1 गया तो 0, लेकिन 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये 5 आई, ये वाली वैल्यू आई आपकी 1, ठीक। अब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 1, जब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 2 जाएगा, जब 4 में से 2 गया फिर बचा 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, कितना हो गया 8, 8 यानी कि 2√2, यानी कि ये डिस्टेंस जो आई ये वाली ये आई है 2√2। इतना ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब आप ये देखिए, ये पहली बात तो ये और ये वैल्यू, 3 वैल्यू आई है, एक √5 आई है, एक आई है आपकी 1, एक आई है 2√2। तो अगर आप देखें तो अगर स्क्वायर करें या पाइथागोरस लगाएं तो क्या इक्वल आएगी? नहीं आएगी, तीनों ही साइड्स डिफरेंट आ रही हैं। इसका मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बना, ये आपका हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अगर तीनों ही साइड अलग हैं तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया, या स्केलेन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। विषम बाहु त्रिभुज बना आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से इसमें आपको, ठीक है ना। हमने क्या किया था, फिर से मैं एक बार बता दूं, पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पर, जो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब पहला निकाला इन दो पॉइंट्स को लेकर के, इस पॉइंट को लिया, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 में से 3 गया बचा कितना 1, और 1 का स्क्वायर हमने फिर उसके बाद लिख दिया, कितना हुआ 4, 1, 5, √5 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई √5। फिर इन दो पॉइंट्स पे लिया, फिर आखिरी में इन दोनों पॉइंट्स पे ले लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हाँ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 171 रुपए, उसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कुछ ना करिए, ये आपका एसपी दिया है आपको 171। अच्छा, आप जब ये प्रॉफिट लिखते कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखना है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही तरीका होता है ना आपका प्रॉफिट लिखने का, प्रॉफिट परसेंट लिखने का, यही होता है ना तरीका आपका प्रॉफिट परसेंट लिखने का। प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। 171 माइनस सीपी, सीपी को हम मान लें x, फिर से x गुणे अगर हम 100 कर दें, और ये फिर, और बोला ना जितना उसका प्रॉफिट है वही उस संख्यात्मक प्रॉफिट के, जितना सीपी है या जितना लाभ है वही आपके सीपी के बराबर, और जो सीपी है वो लाभ के, मतलब संख्यात्मक जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसको सॉल्व करिए आप, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इधर नीचे ला करके, ठीक है ना। 171 माइनस x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू x। तो आप कुछ करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इसको इधर ले जाइए,
तो 17100 माइनस 100x और इधर x स्क्वायर, सही से लिख लीजिए x स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा प्लस में 100x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस में 17100। आगे चलते हैं, इसको हमें करना है सॉल्व। तो ये कितना दिख रहा है आपको, 2 जीरो, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि लगभग 100 एक ऐसा कोई बनेगा फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या, हमें यहाँ से ऐसे फैक्टर तोड़ने जो इतना हमें दे जाए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 190x माइनस 90x माइनस 17100। तो कोई समस्या होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। और देखिए हमने फैक्टर भी बना लिया, 19 9 171, फिर 2 जीरो यहाँ से मिल गए। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 190, यहाँ से माइनस 90 कॉमन लीजिए इस बार, तो x, और ये 19 बार में जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ से भी 190 आ गया, 0। तो अब x क्या बन गया, दो फैक्टर ये बन गया, x के हिसाब से एक ये बन गया, और एक बनेगा x माइनस 90। तो भैया ये तो देगा हमें निगेटिव वाली, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये देगा पॉजिटिव हमको। तो x बराबर आ गया 90, x बराबर कितना आ गया 90। अब आप देख लीजिए, चेक करके क्रॉस चेक करिए एक बार जरा, क्या सही आ रहा है। अगर SP 171, CP 90 और 90 पे बोला इतने ही परसेंट प्रॉफिट, तो 90 का 90% कितना होगा, कितना होगा 9 81, यानी 81 रुपये होगा इसका प्रॉफिट। और प्रॉफिट को जब जोड़ देंगे हम CP में तो क्या बनेगा, SP बनेगा। SP कितना बनेगा 171, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। समझ में आया ना आपको? आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये क्या है, बोला किसी, देखिए कभी भी क्वेश्चन बड़ा हो तो डरिए मत, डरिए नहीं, क्योंकि बड़ा ही क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी होती है, और लैंग्वेज आप तब समझ पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी आयत की लंबाई वृत्त की, देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वृत्त की त्रिज्या लिखा होगा, वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के भुजा का 2 गुना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 30-25, 30-25, चलिए इसके बारे में मैं बात बताता हूँ, पहले पढ़ लूँ पूरा। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1/5 है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। कुछ चीजें मैं बता दूं, जैसे कि सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ये होगा आपका रेक्टेंगल, ये L है, ये आपका B है, L ये है, B आपका ये, ठीक है। ये तो हो गया इसका एरिया। इस चीज को खत्म करते हैं। दूसरी बात सुनिए, अब एक वैल्यू देखिए कितना लिखा, 30-25, ऐसा मैं लिख देता हूँ, और मैं एक बार सोच लूँ पहले, उसके बाद अगर मैं दूंगा 65, ठीक है, ये, और इसके बाद हाँ एक वैल्यू ये। तो आप बताएंगे सब किसके स्क्वायर हैं, बता सकते हैं? देखिए ये स्क्वायर है, मैं आपको कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। ये स्क्वायर है आपके 45 का, ये स्क्वायर है आपके 55 का, और ये स्क्वायर है आपके 65 का। आप सोचेंगे ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सब ऐसे हो रहा है कि देखिए, इसको मैं गलत हो गया, यहाँ पे 36 नहीं होगा, 42-25 करिए, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। ये सब कैसे हो गया अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी 20-25 का स्क्वायर सबको पता होता है, कितना, 45। अच्छा हम करते क्या है, जब भी हमें ऐसे नंबर यहाँ पे ये यूनिट डिजिट 5 हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, सपोज 2 हो 3 हो, ये 2 प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, ठीक है। तो करते क्या, सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर 25, लेकिन इस 2 को, अब इसके जस्ट बाद वाले नंबर, 2 का जस्ट बाद नंबर क्या होता है, 3 होता है ना, तो 2 3 6, तो 625 होता है ना 25 का स्क्वायर। इसी तरह से इसको देखिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, लेकिन कहा 3 के जस्ट बाद का नंबर, 3 के जस्ट बाद क्या आता है, 4 आता है ना, 3 चौको 12, 1225। तो क्या 25 का 625 होता है, हाँ होता है। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, हाँ होता है। बस उसी रूल को मैंने यहाँ अप्लाई किया था, तो मैंने देखा ये किसका मल्टीपल बन रहा है, ये 30-25 किसका मल्टीपल बना, मैंने देखा कि 5 और 6 का बन रहा था यहाँ पर, और ये 25 के लिए तो 5 आता ही आता है। तो मतलब ये हुआ ये कितने का बना, ये आपके 55 का स्क्वायर था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए। अब आप तो करोगे नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि आप पॉज करो, सॉल्व करो इसको, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं क्यों करूँ, आप कर रहे हैं, आपका काम है। हाँ काम मेरा, मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम तो आपको देना है, मैं तो एग्जाम दे चुका हूँ, ठीक है। कुछ दिन बाद रिजल्ट पब्लिश करेंगे हम लोग, लेकिन उसको छोड़िए, वो बाद में डिस्कस करेंगे आपसे हम। आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो हमें चलना है सबसे पहले यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल इतना, अगर 3025 है तो ये है 55 का स्क्वायर, और जब ये 55 का स्क्वायर तो साइड हो गई आपके जो वर्ग की
ये स्क्वायर की साइड हो गई ए जिसको हमने कहा 55 है। अब आप रिलेट करना शुरू करिए इन चीज़ों को। वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा का दोगुना है, जो रेडियस है आपकी वो वर्ग की भुजा की दोगुनी है, यानी कि 2 × 55 विच इज इक्वल टू 110। आगे बढ़ें, उल्टा चलना पड़ेगा इस चीज में। मैं क्या ना कि यहाँ से डेफिनेशन लेते हैं इधर तरफ चलेंगे, उल्टा जा रहे हैं। अब बोला है आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 3/5। आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 3/5, 3/5। रेडियस कितनी है 110 है, इसका 3/5 निकालना है। ये 22 और ये 66। ठीक है, तो L तो आ गई 66। L कितना आ गया हमारा, L आया 66। मैं लिख दे रहा हूँ L बराबर 66। अब उसने बोला था आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1/5 है। वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा तो ये है, और वर्ग की भुजा की 1/5 यानी कि 5 से डिवाइड कर दे तो ये ब्रेथ आ जाएगी इसकी, तो कितनी आई 11 आया ना ये। तो L मिल गया, L इज इक्वल टू 66, B आपका 11 और एरिया होता है L इंटू B जो कि हो जाएगा 66 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 660 प्लस 66 यानी कि 6 12 7 726। आंसर कितना आ गया आपका 726। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है एवं सी की आयु की आधी है। बी की आयु 28 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और एवं सी की आयु की आधी है, एवं सी की आयु की आधी है। बी की आयु में बता दी इन्होंने, बी की आयु बताई है 28, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी 3B है, तो 3 × 28 इज इक्वल टू 84। ठीक, तो ये तो आ गया आपकी ए की वैल्यू और यही आपसे पूछा गया है, तो ए की आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ मिस होगा है, मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए था सी की आयु, तो सी की होता तो सी की यहाँ वैल्यू रख देते ए की, जैसे ए यहाँ से मिल गया है ना। वैसे तो अभी जो लाइन लिखी है उसके हिसाब से आंसर हो गया 84। ठीक है, लेकिन अगर कहता सी की बताओ तो सी के लिए हम क्या करते हैं, ए की आयु जो होती ना 84 आई है। अरे भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, इतना साल उम्र, ओह। देखिए जो भी होगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे ए की पूछी थी, ए की 84 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहली ट्रेन जिसकी लंबाई 185 मीटर है और चाल 65 किलोमीटर पर आ रहा है, एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 136 मीटर है और चाल 60 किलोमीटर पर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये चीज बतानी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी ट्रेन होंगी, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगी, जैसे कि एक ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन 1 है और ये एक दूसरी ट्रेन है ट्रेन 2, अगर ये सेम डायरेक्शन में ही जाएंगी तो हमेशा अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, तो वो आपकी होगी s1 माइनस s2। ये कब, जब सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, और अगर यही चीज अपोजिट डायरेक्शन में हुई कि ये एक ट्रेन इधर जा रही थी, एक ट्रेन इधर जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होता है अपोजिट के केस में होता है रिलेटिव स्पीड जो होती है वो होती s1 प्लस s2। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे आगे आने वाले फेजेस में, जिसमें सब चीज़ों को भी यूज करके क्वेश्चन बना रहे होंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। ठीक, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से चलते हैं। ये तो हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं क्वेश्चन पर। L1 पहली ट्रेन की लंबाई को हम बोल देते हैं L1 आपको दी है 185। स्पीड 1 आपको 65 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 लिख लीजिए, ये आपकी हो जाएगी 136 आपको गिवन है, और S2 आपको 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये kmph है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा क्या दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए यहां हमें ये नहीं बोला गया है कि ट्रेन ऐसे जा रही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है हमें। इसे आप क्या समझेंगे, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो हो सकता है वो एक ट्रेन फास्ट हो तो इसको पार करके वो आगे निकल जाएगी, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो इसको पार करके उसको पार करके तो भी कितना समय लगा। तभी मैंने आपको दोनों डायरेक्शन का बताया था। अब आपके जो ऑप्शन होंगे वहां जो दिए होंगे एग्जाम में, उसके हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि क्या दिया होगा। हम पहले कंसिडर करते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। सेम डायरेक्शन के लिए क्या बोला था कि इनकी लेंथ जोड़ ले आप, 185 और 136। अगर सेम डायरेक्शन तो स्पीड मैंने बोला था ये घटेगी,
तो 65 माइनस 60 ये है किलोमीटर पर आवर में। हम चाहते हैं हमें मिल जाए मीटर पर सेकंड में। 5 और 18 ये कर देंगे आप इतने में, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम, ये आपके जो आपको है टाइम मिल जाएगा यहाँ से। एक तरीका, अगर इसमें बोला है अपोजिट होता तो सेम के लिए, माफ कीजिएगा सेम के लिए, अगर अपोजिट हो जाती ये बात, बोलता अपोजिट में पार किए हैं, तब होता 185 प्लस 136 और इस बार 65 प्लस 60 होता, और ये यहाँ पे 5 और ऊपर 18, ठीक है। तब हमें टाइम मिल जाता। तो अब आपको जो वहां दिया होगा उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला है कि यदि साइन a माइनस बी 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा अगर 1/2 दिया है तो साइन थीटा बराबर ये साइन 30 की वैल्यू होती है, होती कि नहीं होती है भैया, ठीक है। तो थीटा यहाँ कितना 30, इसी तरह से यहाँ a माइनस बी कितना आएगा, a माइनस बी आ जाएगा आपका 30। अच्छा, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इजकल्स टू अगर 1/2 है तो ये आप बता देंगे कि ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, थीटा यहाँ कितना हो जाता है 60, तो आप बता देंगे कि भैया a प्लस बी जो है ना वो 60 है। अब आप बताना क्या है, तो a तथा b का मान ज्ञात करना है, a का मान और b का मान इंडिविजुअली वैल्यू निकाल देनी है दोनों की हमें। तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2a, ये आ जाएगा आपका 90, a आपका आ जाएगा 45। अब a आ गया, b निकालना है आपको, तो a को आप यहाँ पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है। a को यहाँ आप पुट करेंगे तो b वैल्यू हो जाएगी आपकी कुछ इस तरह से, b उधर लेके पॉजिटिव होगा, a 45 है, 45 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए, 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 15। ये हो गई आपके b की, ये वैल्यू होगी आपके a की, और यही आपको बताना था a और b का मान। a आया आपका 45, b आया आपका 15, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और इनके वर्ग का योगफल इतना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना है, 3x ये स्क्वायर, 7x इसका स्क्वायर, 8x इसका स्क्वायर, ये सभी हैं 7808 के इक्वल। 3 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, इसका 49x स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का 64x स्क्वायर लिख सकते हैं, 7808। इसको आप ऐड कर लीजिए, यूनिट डिजिट 9 4 13 की 3, माफ कीजिएगा 13 और 9 ये भी जोड़ेंगे, 13 9 22, 22 यानी कि 2 8, 8 और 4 12, ये आया आपका, ठीक। इधर कितना आया, ये एक्स स्क्वायर है साथ में, ये 7808 है। तो इसको आप कितने करें, 2 से करिए पहले, 6 और 1, 2 से इधर करेंगे तो ये आपका आ गया 3904। अब कितने से, 61 से कर लीजिए डायरेक्ट आप, ज़्यादा सही रहेगा। 61 से इसको आप काटने जाएंगे, अगर करना क्या मैं लिख दे रहा हूँ 3904 अपॉन 61, तो 6 छंग 36 यानी 360, 360 और प्लस 6 तो 366 आएगा। कितनी बार में, 6 बार में, कितना आ गया 366। कितना बचा आपका यहाँ से, अब देख सकते हैं 24 बचा, 244, और ये 61 से 4 टाइम ये गया, तो कितना आया, यानी कि आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और x बराबर आपका आ गया 8। अब आपसे जो पूछा गया आप वो बता ले जाएंगे। सबसे छोटी संख्या ये है जो कि हमको 3x बोलना पड़ेगा, 3x 8 और ये 3, क्योंकि 3x है ना, 3x 8 3 24, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, ठीक है, उसका डायगोनल दिया हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल 8.2 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का एरिया बताना है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि ये आपका पहला विकर्ण, ये आपका दूसरा विकर्ण, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 d1 हमारा ये है 10, d2 हमारा ये है 8.2, पॉइंट डाल लीजिए, 1 0 लगा लीजिए, इससे इसको काट दीजिए और इससे इसको भाग दे दीजिए अब, जो कि आ जाएगा 41, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। रोम्बस इस तरह का होता है आपका, ऐसा होता है रोम्बस, ठीक है ना, थोड़ा सा बेंड होता है रोम्बस, और इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको याद रखना है। और एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसके
जो डायगोनल्स होते हैं ये 90 पर कट करते हैं। कितने पर कट करते हैं? 90 पर। ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं इसको साथ में। ये बात याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, आपको कभी इस पे क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 6000 का 10% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, यानी कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, ये हमें बताना है। तो आप एसआई निकालिए। एसआई क्या होता है आपका? PRT अपॉन 100। तो P आपका कितना दिया हुआ है? 6000। R आपको कितना दिया है? 10। T आपको 3 अपॉन 100। एक ये इससे गया कितना? 1800। ये तो हो गया आपका SI। लेकिन अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होगा आपका? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका 6000 था, SI आपका 1800 आया है ना भैया? ये 1800 तो खुद 7800 ना हो गया? कहेंगे हाँ जी हो गया 7800। फिर आगे बोला है कि 8000 का 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन का अंतर ज्ञात कीजिए। अब मैं दिखाऊंगा आपको जादू। जादू तो होता ही नहीं, मैंने पहली बार कहा है कि जादू कुछ नहीं होता। 8 त्रिक 24। ठीक, हम कहेंगे इस बार कि भैया 100 की वैल्यू है 8000। ठीक है, हमको बताना है 8 त्रिक 24, 100 वो और 24 ये, इनका मल्टीप्लिकेशन 24 देगा आपको। और हम कह रहे हैं हमको 124 की वैल्यू बताओ। तुम कहोगे ठीक है हम बता दे रहे हैं हमको क्या है। आप इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। एक 0, 124 का 8 बार, यानी 8 को 32 की 2, 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1 8 का 8, 1 9। ये इस बार सीधे सीधे अमाउंट आ गया। एक अमाउंट हमने निकाला इस फॉर्मूले को यूज करके, ये वाला, ये स्टेप लगाए। लेकिन इस बार हमने दिमाग लगाया और सिर्फ इतनी चीजों का इस्तेमाल किया और अमाउंट निकाल दिया। एक तरीके से ये अमाउंट निकाला, दूसरी तरीके से ये वाला अमाउंट निकाला। क्या किया था? सिर्फ आपकी जो रेट होती है, रेट को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहां भी कर सकते थे, रेट कितनी है आपकी? 30% है, और ये जो 6000 है ना, ये आपका है 100 के बराबर। तो 100 बराबर अगर आपका 6000 है तो 130 बराबर कितना होगा? कह सकते हैं ना 7800 होगा। सीधे सीधे अमाउंट निकला था आपका यहां से। ठीक है, ये सीधा तरीका होता है आपका अमाउंट पर पहुंचने के लिए। अब हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस बताना है अमाउंट का। अमाउंट का डिफरेंस बताओ आप। अमाउंट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अमाउंट एक का ये है और दूसरे का अमाउंट 7800 रुपये अमाउंट है ना इनका भैया का। 6 तरीक 1800, 7800 इनका अमाउंट है। इनका हमें बताना है डिफरेंस। ये आपका 0 देगा, ये आपका 2 देगा, ये आपको यहाँ से 1 देगा और ये आपको 2 देगा, यानी कि 2120 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 3000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का मिश्र धन। इस बार डायरेक्ट करते हैं। आपको सिखाना, ऊपर सिखाया मैंने कि आपको दिया है 100, यानी आपका जो प्रिंसिपल है ये आपको दिया है 3000 के इक्वल, और ये आपका रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुणे 3 बराबर 30। तो ये तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। बाकी प्रिंसिपल आपका ये है 100, टोटल कितना है 130। तो 130 निकाल दो कितना आएगा। ये बराबर इतना है तो 130 बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। ऐसे लिख लीजिए इसको। ये होता है आर्यन रेशियो फॉर्म होती है। ये x लिख लीजिए। अब ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। 13 3 39। ठीक, उसके बाद आपके 2 0। 3900 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा आपका अमाउंट, जो कि मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में आपके। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है क्वेश्चन? कह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये तो मजाक कर दिया इन्होंने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा गया है, ऐसा भी होता है क्या भाई? अगर वाकई में ये पूछा तो बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन था, है ना। जो बच्चे 6, 7, 8 में भी वही बता देंगे भैया कितना होता है सम इनका। इसका सम, इसका सम, इसका सम। x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180। अगर वाकई में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वो आंसर तो भैया 180 हो गया। अब क्या बताया जाए। हाँ, तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। ये क्या है आपकी एपी बन रही है। 3, 8, 13 का 50 टर्म क्या होगा? इसको किस तरह से बताया जाए? पहले नॉर्मल वे में बताते हैं। देखिए इसका, हाँ ये पहले क्या है, ये है समांतर, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये। अर्थमेटिक बोले तो देखिए हिंदी तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रही। अर्थमेटिक निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये। तो इसमें का कितना बढ़ा? यहाँ से 5 बढ़ा, यहाँ से भी 5 बढ़ा, तो ये पूरी सीरीज जो है ना 5 बढ़ रहा होगा इस पूरी सीरीज में। तो 50वां टर्म में बताना है। तो T50 इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। डी जो होता है
वो आपका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में माफ कीजिएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी इसी को बोलते हैं जितना बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी आपका 5 है, एन 50वां पद, एन आपका 50 दिया हुआ है, ए होता है फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया हुआ है। इस चीज को यहाँ पुट कीजिए जरा, कितना आ रहा है देखिए, ए बराबर 3, एन का मैंने बताया 50 में से 1 जब जाएगा तो आ जाएगा 49। डी मैंने आपको बताया कितना 5, तो ये हो गया 245, 49 गुणे 5 से प्लस का 3, यानी कि टोटल 248 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका इस श्रेणी का 50वां पद होगा उसका मान 248 होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, बाकी इसको अब मैं एक अलग तरह से करना चाहूंगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्टेप को कैसे स्किप किया जाता है। ठीक है, मुझे इरेज करने के लिए टाइम दीजिए आप, मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद मैं वो चीज़ डिस्कस करता हूँ आपसे। और मेरा मानना यही कि आप उस चीज़ को अप्लाई करें तो आपको इतना झमेला नहीं करना पड़ेगा। क्या तरीका है वो भी डिस्कस कर देता हूँ मैं आपसे। ठीक है, करना क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 50वां टर्म है, तो यहाँ से जब पहला टर्म तो आ चुका है, उसके बाद कितने 49 टर्म और जाने, तो पहला टर्म ये हो गया, 49 टर्म अपने साथ कितना और बढ़ाएंगे, 5 बढ़ा करके आएंगे। क्या नहीं सकते ये भैया ये एक टर्म हो गया, इसके बाद 49 टर्म और होंगे हमारे पास, तो हर 49 टर्म पे 5 का इजाफा हो रहा होगा। 3 + 49 × 5 यानी कि 245 विच इज इक्वल टू 248। ठीक है ना सर, ये आपका आ गया आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने 2 तरह से डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोला गया है 36 लड़के और एक प्रोफेसर की उम्र का औसत 18 साल। 36 बॉय हैं प्लस एक प्रोफेसर हैं, इनका जो एवरेज है वो 18 ईयर है। प्रोफेसर के चले जाने से औसत 17 वर्ष हो गया, तो प्रोफेसर की उम्र क्या थी? प्रोफेसर जो है अब जा चुके हैं, तो बच्चे कितने हैं 36, इन सभी का औसत कितना हो गया 17 वर्ष। लेकिन पहले तो कितने लोग थे, 36 ये थे, एक प्रोफेसर भैया थे, 36 और एक प्रोफेसर साहब मिला के 37 और एवरेज था 18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 37 गुणे 18, तो 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, यानी कि 12, 18 54, 54 और 12 66। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 126 में एक बार चेक कर लो, फिर से कभी कभी मिस्टेक होती है, 126 ये 12 ये 18 54, 54 12 66। ठीक है, अब क्या यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना आएगा 17 छक्का 102, 17 51 और 51 और 10 61। तो अब आपको करना क्या है, बोला है प्रोफेसर के चले जाने से औसत 17 वर्ष हो गया, प्रोफेसर की उम्र क्या थी? अब ये प्रोफेसर इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, यहाँ इंक्लूड है लेकिन यहाँ प्रोफेसर इंक्लूड नहीं है, तो जब इस टोटल में से इस टोटल को घटा देंगे, यानी कि 666 से 612 जब घटा देंगे तो प्रोफेसर की उम्र निकल आएगी, ये आ जाएगी आपकी 54 साल, यानी कि 54 ईयर्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका थोड़ा लिखा पढ़ा वाला तरीका। एक वो तरीका जो मुझे पसंद है और जिस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो ये समझ में आ गया ना। अब मैं तो करता हूँ दूसरे तरीके से इसको, वो थोड़ा इजी है बट क्या है ना, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी आपकी अच्छी नहीं चाहिए उस चीज़ को लेकर के। क्या है मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, समझिए। पहले 36 लोग थे, ठीक है, एक प्रोफेसर था, उम्र 18 साल थी, प्रोफेसर तो चला गया लेकिन प्रोफेसर के जाने से 1 साल घटा, तो ये फर्क कितने लोगों पे पड़ गया, 36 लोगों पे पड़ गया ना, 36 लोगों पे ये फर्क पड़ा है। तो प्रोफेसर 36 का तो था ही था, इतना तो क्लियर हो गया, और पहले 18 लोग, ये 18 ये था, यानी कि प्रोफेसर के जाने से 36 बच्चों पे 1-1 साल का अंतर पड़ गया। तो प्रोफेसर 36 तो था ही, और साथ में एवरेज जब 18 तो प्रोफेसर भी उसमें तो 18 का योगदान दे रहा होगा, तो 36 वहां से चले गए, 18 वो चले गए, इनका हो जाएगा सम, जो कि आ जाएगा 54। और क्या 54 पहले भी आ रहा था, जब एकदम एक्स वैक्स मान के हम लोग किए थे, एकदम नॉर्मल वे में किए थे, है ना, कि अगर हमने 4 × 2 8 इस तरह से लिख लिख के किया था, तब भी तुम 54 पे ही आंसर आया था। इस बार अंडरस्टैंडिंग से आया है। 36 लड़के थे, 36 बच्चे, प्रोफेसर जाने से 1 की कमी, तो 36 का घाटा प्रोफेसर के जाने से तब हुआ, और प्रोफेसर 18 उस औसत को मेंटेन करने के लिए रख भी रहा होगा, तो वो 18 मिला के आपका 54, और यही आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल इवन एंड ऑड फैक्टर ऑफ 120। सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। कभी भी 0 हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 लिख लीजिए, 1 5 लिख लीजिए। अब जितनी भी स्कीम बची वो इस 12 के लिए बची, तो उस 12 को हम तोड़ेंगे, 2 बचा 6, फिर 2 बचा 3, और अब 1 3 लिख दिया। थोड़ा सजा के लिखते हैं, 2 की पावर 1 2 3, कोई तकलीफ नहीं।
फिर 3, फिर 5 लिख दिया इज्जत के साथ। अब मैं कहूँगा टोटल फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो तुरंत बोलोगे भैया कि आप इसमें एक ऐड करो, इसमें एक ऐड करो, इसमें एक ऐड करो और मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि ये 4, इसको हटा दीजिए, 4 यहाँ का 2, यहाँ का 2, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 120 के कितने आए, 16 आए। लेकिन हमको बताना है कितने इवन कितने ऑड। दो तरीके हैं, हम कहेंगे भैया हम इवन निकाल ले रहे हैं टोटल से, हम कह रहे हैं हम इवन निकाल ले रहे हैं, टोटल ये है, टोटल से इवन निकाल लिया, अगर घटा दिया तो ऑड बच जाएगा, तो हम बस एक निकाल लें, तो इवन निकाल दें और या फिर ऑड निकाल दें और फिर टोटल से घटा दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। हम क्या करते हैं, हम इवन वाले की बात कर लेते हैं, इवन के लिए। अच्छा, कोई भी नंबर, जैसे ये एक नंबर लिखा है, इसको इवन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप 2 का मल्टीपल ऐसा कुछ रखेंगे ना, जब भी तो इवन बना पाएगा। इवन तो तभी होगा ना जब 2 उसमें इंक्लूड होगा। बात समझ रहे हो मेरी? जैसे हमने लिखा है नंबर 160, क्या इसमें 2 इंक्लूड है? अब हम लिख रहे हैं 155, तो भैया क्या इसमें 2 इंक्लूड आए, 2 आता है? कहोगे पगला गया हो क्या, इसमें कहाँ 2 आता है? इसमें आता है। कहोगे हाँ इसमें आता है, इसमें तो सही कह रहे हैं आप। बस वही चीज हमने की है। तो इवन बनाने के लिए हमें पता है कि 1 2 हमारे पास होना ही चाहिए, ये एक मिनिमम चीज है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, बोले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सबसे, मतलब एक छोटी से छोटी भी जो हमारी नीड है ना, वो ये है। रुकिए एक सेकंड, हाँ पेन मेरा बदल गया था एक्चुअली। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि 1 2 इंक्लूड हो। यहाँ 2 कितने हैं, यहाँ पावर के फॉर्म में लिखा था, अभी हमने कहाँ लिख दिया, ये हाँ 2 की पावर 3 लिखी थी, 2 की पावर 3 लिखी थी ना हमने, तो 2 की पावर 3 थी, 3 की पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी, ये स्कीम थी पूरी। हमने कहा एक मिनिमम तो एक रखेंगे हम भाई, तो हमने कहा एक को बाहर ले लो। ऐसे कितने बच गए, अंदर 2 बचेंगे। अब इस पे तो कोई फर्क पड़ने से रहा, ये अभी भी एक, अभी भी एक। अब कर लीजिए फिर से एक बार रंगबाजी लगाइए जरा, जिसमें 2 दिख रहा है तो तुमने कहा 2 को एक ऐड कर देते हैं। ये आपका होता है फैक्टर निकालने का तरीका। 3 वाले का देखा जाए तो इसमें भी एक ऐड करते हैं, 5 वाले को देखोगे तो इसमें भी एक ऐड करोगे, तो 3 इसका सम, 2 इसका सम, 2 इसका सम, तो ओवरऑल 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 टोटल हैं हमारे इवन फैक्टर। ठीक है, ये हमारे इवन फैक्टर। टोटल फैक्टर हमारे 16 थे, 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, 16 में से 12 घटा दिए तो आया 4, ये 4 हैं हमारे ऑड फैक्टर। अब इस चीज को आप क्या करिएगा, घर पे निकालिएगा, जितने 16 फैक्टर ना इन सबको निकालिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि इन 16 फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं जो आपके इवन है और जो आपके ऑड हैं। जब ये निकालेंगे ना तो इवन जो फैक्टर होंगे वो आपको मिलेंगे 12 और ऑड जो फैक्टर होंगे आपके वो मिलेंगे आपको 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रूट 1296 36, रूट 1296 किसका स्क्वायर होता है, 36 का, ये लिखा हुआ आगे बस डेसिमल खेल। ठीक है, डेसिमल 2 के बाद है तो अपॉन में 100 करोगे 100 के लिए, लेकिन जैसे रूट 100 लिखा है तो बाहर जाके कितना बनेगा, 10 बनता है, और अगर रूट के बाद 4 जीरो लगे हैं तो ये 100 बाहर आता है। ये क्लियर, इसी चीज का यूज होना है यहाँ पे। 4 यहाँ कितने हैं, 2 4 6 8, 4 लिख दिए, 2 ये, तो ये अपने साथ जितने होता है उसका हाफ लेके आएगा। यहाँ पे 8 जीरो है तो यहाँ पे 4 ले आएगा वो। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अब इतना अगर क्लियर है ना तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे सॉल्व, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे अब आप। ये इसको मैं इरेज कर लूँ, मेरे पास जगह हो जाए, फिर यहीं पे इसको सॉल्व करके हम कर देंगे खत्म। देखिए इस सीरीज में हम क्या सारे क्वेश्चन ला रहे हैं अच्छे अच्छे, जो कि अभी तक आपको 8 तक हो गए हैं, सीरीज के फॉर्म में देते रहेंगे। ये सीरीज का पहला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आइए सीधे सीधे, इसको मैं 36 लिखूंगा और बटे 10 लिखूंगा, क्योंकि 36 स्क्वायर आप 1296 के स्क्वायर जो है वो आपको 36 बोला गया। और इस चीज के लिए मैंने आपको पूरी ही चीजें बता दी हैं कि किस तरह से हम डेसिमल को हैंडल करने वाले हैं। यहाँ 6 था, 6 के लिए मैंने नहीं बताया, 6 के लिए 3 डेसिमल 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। इसको खत्म कर दिया, इस वाले को। इस पे देखिए 4 है तो 36 बटे 2, इस पे 6 है ना तो 36 बटे 3, इस पे 6 है, इस पे 8 है, 36 बटे 4 जीरो लेकर के आएंगे। इस पे ये एक बड़ा सा लाइन खींचा, 4 वाला सबसे बड़ा तो एलसीएम में यही। यहाँ कितनी कमी, 3 की, 36000। यहाँ 2 की कमी 3600। यहाँ कितने की कमी, 3610। यहाँ तक किसी चीज की कमी है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से भरे हुए हैं। आगे देखिए, इसको करते हैं सॉल्व। यूनिट डिजिट देखिए 6, अभी भी 6, अभी भी 6, तो 6 आ गया।
अब ये देखिए दहाई वाली 3 6 9 0 0 और फिर 0, तो कितना आया था 9 आया था सिर्फ खाली। अब इस पे आइए 3 6 9 9 और तीसरी 0, तो ये भी 9, ये भी खत्म। 3 6 9 9 और अब तो कुछ है ही नहीं, तो बस ये आ गया आंसर। 39996 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 39,900 कितना 900 आपका 96 और साथ में आपकी नीचे खूबसूरती के साथ 4 जीरो। ये 4 जीरो रहेंगे, ये जाएंगे नहीं, पीछे नहीं छोड़ेंगे आपका, समझे? ये आपके साथ ही रहेंगे इस तरह से। आप चाहे तो डेसिमल के फॉर्म में लिख लीजिए 1 2 3 4 यानी कि 3.9996 ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ें। आगे देखिए, ये तो बहुत ईजी है। a रेशियो b दिया है 3:4 जो कि है, तो 5a - 3b 7a + 2b। कुछ ना करो, सीधे सीधे इन वैल्यू को पुट करा दो। होगा क्या, जैसे आप यहाँ x मानोगे यहाँ x मानोगे, तो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो अपॉन में x + x आके कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। सीधे इस वैल्यू को रख दो 3 के साथ a, ये a है ये b है, तो 3 × 5 = 15 और ये इसके साथ b 3 × 12 7 × 21 और ये प्लस का साइन 2b, b यानी कि 4 4 दूनी 8, कितना आया 3, यहाँ कितना आया 29। ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हमसे, किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या को घटाने पर शेष इतना आता है। किसी संख्या का वर्ग में उस संख्या को घटाने पर शेष 112 आता है। उससे पहले चाहूंगा मैं आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा आपको 27 का स्क्वायर बताएं, मैंने कहा 28 का स्क्वायर बताएं, मैंने कहा 29 का स्क्वायर बताएं। तो कहोगे भैया इसका होता है 729, इसका होता है 784, इसका होता है 841 और नंबर बोला कि घटाते हैं। अरे एक चीज समझ में आई कि अगर 841 के स्क्वायर में से 29 कोई, यानी कि 29 के स्क्वायर में से 29 कोई घटा दें तो कितना आने वाला है 812। तो भैया अगर हमें स्क्वायर पता थे ना, तो इन क्वेश्चन को हम विद इन 30 सेकंड के अंदर निपटा देते हैं। वरना हम यहाँ पे बनाएंगे क्वाड्रेटिक बनाकर आपको करनी पड़ेगी सॉल्व, जिसमें है लेथन। अगर देखिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो फिर आपको एक्स पे जाना पड़ेगा। अगर इजी है तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि ये 812 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो आपके दिमाग में सीधे, अगर आपको स्क्वायर की वैल्यू पता थी तो आप 29 का स्क्वायर जानते, तो आप सीधे बोलते 841 ये होता है यार, और वो तुम्हारा 28 वाला होता है, वो 784 होता है। लेकिन हमसे घटाने की बात कही गई, तो इसमें तो घटाओगे नहीं, ये तो होगा नहीं। इसमें एक बार घटा के हम देख लें, इसमें घटा के जैसे ही देखोगे ना, तुम्हें सीधे सीधे 812 दिख जाएगा। कहोगे वाह भाई वाह, ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है भाई, आपको थोड़ा दिमाग चलाना होगा। अगला क्वेश्चन, 120 रुपए में कोई वस्तु बेची गई तो 75% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी हम मान के जाते हैं 100 और हमको लॉस हुआ है 25%, यानी 25 का लॉस हुआ, तो एसपी कितनी होनी होगी, एसपी होगी 75 की। 120 रुपए में कोई वस्तु बेची गई थी, तो जाके जो 75 रुपए इसने बोला है ना एसपी, वो दरअसल में 120 है। तो भैया हमको क्रय मूल्य यानी सीपी बताना, जिसको हम 100 माने बैठे हैं, वो कितना होगा। ये फिर से हमारा एजू आर्यन रेशियो फॉर्म है, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंदीदा फॉर्म है मेरा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इसको, ये 3 से 4, ये 3 से ये 40, अब ये 4 चौको 16, यानी कि x बराबर आपका सीधे सीधे 160 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर भी मिल गया, सीपी था 160 रुपए, ठीक है ना। इस तरह से हमने कर लिए खत्म इस क्वेश्चन, एक सीरीज में इस सीरीज को खत्म किया है। इस सीरीज में मैं इसको पार्ट वाइज कर दे रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हमने इसमें से, ठीक है। और ऐसे ही हम कम से कम 5 से 6 सीरीज, 5 से 6 पार्ट और लाने वाले हैं, जिसमें हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखेंगे और अपनी जो हमारी खुद की अप्रोच होती है, हमारी पर्सनल अप्रोच होती है, मैं उससे सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं कैसे आप टाइम को सेव कर सकते हैं, किस तरह से मैंने एग्जाम में टाइम सेव किया और कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैंने चीजों को अंजाम दिया, ठीक है ना। एक दो चीज होती है आपके पास, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हैं, आपके पास एक तो स्पीड हो प्लस आपके पास एक्यूरेसी हो, ठीक है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो भी आप फंस जाओगे, स्पीड नहीं है तब भी आप फंस जाओगे। अगर सपोज स्पीड कम भी है ना और एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप एक बार कहीं ना कहीं जाकर के मेंटेन कर लोगे चीजों को। लेकिन अगर स्पीड भी नहीं, एक्यूरेसी भी नहीं, तो फिर भैया आज के जमाने में एग्जाम क्वालिफाई होने से रहा है आपसे, भूल जाओ, ठीक है ना। कुछ और कर लो, वो बेहतर होगा। टाइम ना लगाओ, बहुत सारी सीटें हैं, ना बेकार करो, ना खुद का टाइम लगाओ, ना जाके कोचिंग भरो जाकर के। चले जाते हो कोचिंग भराते हो जाकर के, क्या फायदा भैया। घर पे रहो, खुद से पढ़ो। हम लोग यहाँ से अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करा देंगे भाई, जो जितना ज्ञान हमारे अंदर सब उड़ेल के रख देंगे आपके लिए। बस इतना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे साथ लगे रहें,
हम जो कह रहे हैं उसे करते रहें। अभी हम आपको देखिए करा हम जरूर सीपीओ रहे हैं साथ में, लेकिन वो क्वेश्चन है तो टीसीएस के ना भैया, टीसीएस के हैं तो वो आपके क्या एनटीपीसी में नहीं आ सकते? कसम खाई एनटीपीसी में नहीं आएंगे, आ सकते हैं और आएंगे और आ भी रहे हैं। इसलिए अभी हम सीपीओ करा रहे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए एक बार। एनटीपीसी के लिए जो सीपीओ है ना वो भी टीसीएस कराता है और एनटीपीसी भी टीसीएस करा रहा है। तो आपसे कहूंगा सीपीओ वाले जो भी फॉर्म वीडियो चल रहे हैं हमारे उनको देखिए आप, उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा सेशन हुआ कंप्लीट, सेशन इज डिसमिस्ड। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।